फ्रेडरिक लिस्ट राष्ट्रवादी संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लेखक थे। इनका जन्म जर्मनी में 1789 में हुआ। उन्होंने 1819 में उद्योगपतियों और व्यापारियों की एक संस्था बनाई, जिसमें जर्मनी के आंतरिक करों को समाप्त करने और विदेशों से आने वाले माल पर आयात कर लगाने की मांग की गई। वे लोकसभा के सदस्य भी बने और वहाँ पर उनके आंदोलनकारी और कुछ विरोधी विचारों के कारण, क्योंकि वे सरकारी नीति का विरोध करते थे, उस समय जर्मनी कई प्रांतों में बटा हुआ था। एक प्रांत से दूसरे प्रांत में माल आने पर चुंगी वसूल की जाती थी, परंतु विदेशी माल बेरोक-टोक आता था। देश में लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे और केंद्रीय सरकार बिल्कुल कमज़ोर थी। अलग अलग राज्यों की अलग अलग व्यापारिक नीतियाँ थीं, जिस कारण राष्ट्रीय व्यापार नीति बहुत कमज़ोर थी। कोई एक राष्ट्रीय व्यापार नीति नहीं थी। इंग्लैंड का माल जर्मनी में बेरोक-टोक विशाल मात्रा में बेचा जाता, जिसका जर्मनी को कोई फ़ायदा नहीं होता था। ऐसी स्थिति में उन्होंने सरकारी नीति का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें जर्मनी से निष्कासित कर दिया गया। वहाँ से उन्होंने फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका आदि अनेक देशों का भ्रमण किया। 1841 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रकाशन हुआ। लिस्ट केवल लेखक ही नहीं थे, बल्कि वे एक सक्रिय आंदोलनकारी भी रहे। उन पर अनेक चीज़ों का इतना प्रभाव था कि वे संरक्षणवादी विचारधारा के अग्रदूत माने गए। उन पर जिन चीज़ों का प्रभाव पड़ा उन्हें हम देखते हैं। एक तो जर्मनी की तत्कालीन आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति थी, जिसका मैंने अभी अभी आपको विश्लेषण बताया है। दूसरी ओर अमेरिका की संरक्षण नीति थी। उन्होंने देखा कि अमेरिका ने संरक्षणवाद अपनाकर अपना औद्योगिक विकास किया है, ब्रिटेन से आने वाले माल पर नियंत्रण लगाया। अमेरिका में संरक्षण की नीति की सफलता को देखकर लिस्ट को भी पूर्ण विश्वास हो गया कि जर्मनी भी इसी नीति से विकास कर सकता है। फिर वे वाणिज्यवादी विचारकों और लेखकों जैसे कोलबर्ट से काफ़ी प्रभावित रहे। उन्होंने वाणिज्यवादियों को भी दो भागों में बांटा। एक तो वे जो व्यापार संतुलन को पक्ष में रखना चाहते थे, और दूसरे वे जो उद्योग धंधों को विशेष महत्व देते थे। उन पर प्रभाव पड़ना पूर्ववर्ती और समकालीन लेखकों का भी लाजमी था। उस समय जर्मन दार्शनिक काम्टे के राष्ट्रवादी विरोधी चिंतन से काफ़ी परेशान थे लिस्ट, और उन्होंने इसीलिए संरक्षण संबंधी विचारों से काम्टे को निरुत्तर करने के प्रयास किए। अब हम फ्रेडरिक लिस्ट के आर्थिक विचारों के विषय में बात करते हैं। फ्रेडरिक लिस्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में प्रारंभ में ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के काल्पनिक विश्ववाद, वैयक्तिकवाद, भौतिकवाद, कृषि, उद्योग और व्यापार पर अनुचित बल की आलोचना की और उसके बाद अपने विचार व्यक्त किए। उनका सर्वप्रथम विचार राष्ट्रीयता पर था। राष्ट्रीयता लिस्ट के संपूर्ण आर्थिक चिंतन की आधारशिला थी।
उन्होंने जर्मनी की दुर्दशा अपनी आंखों से देखी थी और इसलिए वे काफ़ी आहत थे। एडम स्मिथ की नीतियों का इसीलिए वे विरोध करते थे। एक ओर एडम स्मिथ व्यक्ति और विश्व के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि व्यक्ति और विश्व के मध्य एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है राष्ट्र। व्यक्तियों की समृद्धि संसार की समृद्धि पर नहीं बल्कि राष्ट्र की समृद्धि पर निर्भर करती है। लिस्ट ने विश्ववाद के स्थान पर राष्ट्र को महत्व दिया। उनका कहना था कि सभी राष्ट्रों की समस्याएं एवं परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। एक पिछड़ा देश सब राष्ट्रों के बराबर आने के लिए राष्ट्रीय नीति के अलावा और कोई मार्ग से नहीं आ सकता। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की परिभाषा देते हुए लिखा कि यह वह विज्ञान है जो राष्ट्र के विचार एवं प्रकृति के अनुरूप विकसित होते हुए यह सिखाता है कि कोई राष्ट्र विश्व की वर्तमान परिस्थितियों में और अपने देश के विशेष हालातों में अपनी आर्थिक स्थिति को किस प्रकार बनाए रख सकता है और उसमें सुधार कर सकता है। उनके लिए विश्व नागरिकता के सिद्धांत के एकदम विपरीत लिस्ट का राष्ट्रीयता का सिद्धांत था, जो लिस्ट का अपना एक मौलिक विचार था। दूसरे सिद्धांत के रूप में लिस्ट ने आर्थिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। लिस्ट का अपना एक आर्थिक विकास का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत उन्होंने आर्थिक विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। जंगली अवस्था, चरागाह अवस्था, कृषि अवस्था, कृषि निर्माण अवस्था, कृषि निर्माण वाणिज्य अवस्था। ये 5 अवस्थाएं होती हैं। इन 5 अवस्थाओं में से उनके अनुसार विभिन्न अवस्थाओं की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, जिस कारण हर अवस्था में आर्थिक नीति भी अलग अलग होनी चाहिए। प्रारंभिक अवस्थाओं में स्वतंत्र व्यापार लाभदायक है। मुक्त व्यापार से समाज की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, लेकिन धीरे धीरे मुक्त व्यापार खोलना चाहिए। प्रारंभ में यह संरक्षण दिया जाना चाहिए और धीरे धीरे खोलना चाहिए। अंतिम अवस्था में जाकर ही ये कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से व्यापार करने के लायक बन सकता है। लिस्ट का विचार था कि अंतिम अवस्था में पहुंचने के लिए जब कोई पहुंच जाता है राष्ट्र, तो उस समय वह अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकता है, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए उपनिवेश बढ़ा सकता है, अपनी कलाओं और विज्ञान का विकास कर सकता है, अपनी विशाल जनसंख्या का भार उठा सकता है, अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा सकता है। इसलिए आर्थिक विकास की अंतिम अवस्था में ही कृषि, व्यापार, उद्योग, इन सब का अच्छा तालमेल हो सकता है। उनका यह मानना है कि अंतिम अवस्था में सभी राष्ट्र नहीं पहुंच सकते हैं। केवल वे ही राष्ट्र पहुंच सकते हैं जिनके पास विशाल भूभाग, प्राकृतिक संसाधन, अनुकूल जलवायु हो। और उनका यह मानना था कि जर्मनी अंतिम अवस्था में पहुंच सकता है, लेकिन ये तब संभव है जबकि वह प्रारंभ में संरक्षण की नीति को अपनाए। लिस्ट का तीसरा प्रमुख आर्थिक विचार उत्पादन शक्ति का सिद्धांत है। एडम स्मिथ का मत था कि किसी भी राष्ट्र की संपत्ति वहाँ की उपभोग वस्तुओं के विनिमय मूल्य पर निर्भर करती है। लिस्ट ने इस मत का खंडन किया और कहा
कि उनका यह सिद्धांत केवल एक दुकानदार का सिद्धांत है, जो कि विनिमय मूल्य की धारणा पर टिका हुआ है। राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति उसकी उत्पादक शक्तियाँ हैं। अतः हमें वर्तमान उत्पादन क्षमता से ही संतुष्ट न होकर अपनी उत्पादन शक्तियों के सृजन पर अधिकाधिक ध्यान देना चाहिए। उनका मत था कि वर्तमान में किसी देश के पास जो धन है वह तो निरंतर उपभोग में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए धन की अपेक्षा धन उत्पादन की शक्ति अनंत गुना अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 प्रकार के कार्य बताए। एक तो नैतिक और राजनैतिक संस्थाएं अच्छी होनी चाहिए और दूसरे अच्छे उद्योग धंधे होने चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने उत्पादन शक्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अच्छी उत्पादन शक्ति के आधार पर ही कोई राष्ट्र निर्माण उद्योग का विकास कर सकता है और यह सब विकास केवल राजकीय हस्तक्षेप से ही संभव है। लिस्ट का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत संरक्षण का सिद्धांत है। संरक्षण के सिद्धांत में उनका यह मानना है कि यह सिद्धांत आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक विचारों के इतिहास में लिस्ट जिस सिद्धांत के लिए विख्यात हैं वह संरक्षणवाद ही है। उन्होंने अपने संरक्षण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वह मुख्य साधन जिसके द्वारा एक राष्ट्र निम्नतर अवस्था से उच्चतर अवस्था तक पहुंच सकता है, किसी न किसी रूप में संरक्षण ही है। उनका बहुत अच्छा एक कोटेशन है, नर्स द बेबी, फीड द चाइल्ड एंड फ्री द एडल्ट। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से एक बच्चा किसी शक्तिशाली व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा में मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार गरीब, पिछड़े, अल्पविकसित राष्ट्र विकसित, अमीर और पूंजी प्रधान देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। अतः उन्हें इस प्रकार के व्यापार से संरक्षण की आवश्यकता होती है। संरक्षण के बिना यदि उद्योगों के विकास की हम कल्पना करें तो बहुत अधिक समय लग जाता है। उनके इस संरक्षण की विशेषताएं इस प्रकार हैं। लिस्ट के संरक्षणवाद की विशेषताओं को हम 8 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है संरक्षण अस्थायी उपाय है। यदि हम यह मानें कि प्रत्येक राष्ट्र को संरक्षण अपनाना चाहिए तो यह नहीं है, बल्कि उन्हीं राष्ट्रों को और उन्हीं परिस्थितियों में संरक्षण अपनाना चाहिए जबकि यह आवश्यक हो, जबकि अपने देश के संसाधनों को, अपने देश के उत्पादन क्षेत्रों को, उद्योगों को, कृषि को प्रोटेक्ट करके उन्हें विकसित होने का अवसर देना है, तभी इसे एक उपाय बनाना चाहिए। उनके शब्दों में संरक्षणवादी अफीम का प्रयोग यदि लगातार एवं लंबे समय तक किया जाता रहा तो उद्योगपति, किसान और व्यापारी ये सब आलस्य एवं निष्क्रिय हो जाएंगे। इसका मतलब है
कि ये एक प्रोटेक्शन, एक तरह का नशा ना बन जाए। यह केवल एक उपाय होना चाहिए लोगों को विकसित करने का। दूसरा है कि संरक्षण साध्य नहीं वरन साधन है। सही मायनों में इसे साध्य नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसे विकास का एक साधन के रूप में अपनाया जाना चाहिए। सीमित मात्रा में संरक्षण दिया जाना चाहिए और सभी क्षेत्रों में संरक्षण न देकर केवल उन कमज़ोर क्षेत्रों में संरक्षण दिया जाए जो कि अभी विकास की उस उच्च अवस्था तक नहीं पहुँचे हैं और जो दूसरों से प्रतियोगिता करने के लायक नहीं है। इसी प्रकार यह निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि सापेक्ष होना चाहिए। लिस्ट संरक्षण को समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित करना चाहते थे और संरक्षण केवल वर्तमान के लाभ नहीं बल्कि भविष्य के लाभों के लिए दिया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में संरक्षण देना बिल्कुल अनुचित बताया, क्योंकि कृषि क्षेत्र में यदि संरक्षण दे दिया जाएगा तो औद्योगिक विकास में काफ़ी महंगाई हो जाएगी। वहाँ के संरक्षण से कच्चा माल महंगा हो जाएगा, मजदूरी बढ़ जाएगी, परिणाम स्वरूप निर्मित माल भी महंगा हो जाएगा और उद्योगों की लागत बढ़ जाएगी, खाद्यान्न महंगे हो जाएंगे। इसलिए कृषि क्षेत्र में उन्होंने संरक्षण को उचित नहीं बताया। विकास की 5वीं अवस्था में जाकर यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता। जैसा कि आपको पहले बताया है कि 5 अवस्थाएं आर्थिक विकास की हैं, तो प्रारंभिक अवस्थाओं में केवल देश के उद्योग धंधों को विकास के उस स्तर तक पहुंचाने के लिए, जबकि वे प्रतियोगिता के लायक बन जाएं, तभी संरक्षण दिया जाना चाहिए। संरक्षण कोई सार्वभौमिक हल नहीं है। आर्थिक समस्याएं विकास की हर अवस्था में आएंगी और हर बार इनको संरक्षण के आधार पर हल नहीं किया जा सकता है। अतः आर्थिक समस्याओं का कोई रामबाण उपाय या सार्वभौमिक हल संरक्षण को नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि केवल अपने उद्योग धंधों और कृषि, व्यापार इत्यादि को अन्य राष्ट्रों से प्रतियोगिता के लायक बनाने के लिए ही कुछ काल तक संरक्षण की नीति को अपनाई जानी चाहिए। यह विकासशील देशों के लिए एक बहुत ही अच्छा रक्षा कवच है, क्योंकि यह देखा गया है कि विकसित राष्ट्र अपने माल को बेचने के लिए विकासशील राष्ट्रों के बाज़ारों की खोज करते रहते हैं और ऐसी स्थिति में विकासशील राष्ट्रों का औद्योगिक विकास पिछड़ जाता है। वहाँ के लोग भी प्रदर्शन प्रभाव के कारण विदेशी वस्तुओं के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए विकासशील देशों को संरक्षण का उपाय अपनाकर अपना उचित आर्थिक विकास करना चाहिए। हम यहाँ पर यह पाते हैं कि लिस्ट की संरक्षण की नीति आज के परिप्रेक्ष्य में अनेक उन राष्ट्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि विकसित नहीं हैं, अभी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। दूसरे देश उन देशों को अपने बाज़ारों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साधनों को
बाज़ारों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी समय में लिस्ट का संरक्षण का यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम वाणिज्यवादियों के संरक्षणवाद से लिस्ट के संरक्षणवाद की तुलना करें तो हम पाएंगे कि यह अंत में वाणिज्यवादियों के संरक्षणवाद का ही एक परिष्कृत रूप हमारे सामने आता है। आधुनिक संरक्षणवाद में भी हम लिस्ट के संरक्षणवाद की छाया देखते हैं, क्योंकि लिस्ट के संरक्षणवाद में उन्होंने कृषि को संरक्षण नहीं देने की बात कही है और आधुनिक संरक्षणवाद ने कृषि को भी संरक्षण दे दिया है। इस तरह के कुछ अंतर आधुनिक संरक्षणवाद और लिस्ट के संरक्षणवाद से दिखाई देते हैं। यदि हम समीक्षात्मक मूल्यांकन की बात करें तो राष्ट्रवाद के अग्रदूत के रूप में फ्रेडरिक लिस्ट को आर्थिक विचारों के इतिहास में माना जाता है। उनके आर्थिक विचार पूर्णतः मौलिक हैं। उन्होंने उस काल में व्याप्त परिस्थितियों को देखते हुए जिन विचारों को प्रतिपादित किया वे काफ़ी महत्वपूर्ण रहे और बाद के विचारकों के लिए वे आधार बने हैं। धन्यवाद।